बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, सियासी खेल खतरनाक मरहले की तरफ बढ़ता जा रहा है और हर आने वाला दिन माहौल को पहले से ज्यादा कशीदा बना रहा है। मुतहारब कुव्वतें अपनी अपनी पोजीशन संभाल रही हैं, तो पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है जो ना बयान किया जा सकता है, ना बयान करने की इजाजत है। नवाज शरीफ ने अपनी जमात को मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और लगता यूं है कि इस बार अपोजिशन तमाम कश्तियां जलाकर मैदान में उतरने वाली है। 11 अक्टूबर को अपोजिशन कोयटा से जलसा करके अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। इन हालात में नवाज शरीफ के हवाले से अदालतों के सख्त रिमार्क से भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल किस तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या हो सकती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज अपनी पार्टी के सीनियर मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट कौन चला रहा है, मुल्क का निजाम किसी और के हाथ में और जमहूरियत को खत्म करने की बातें हो रही है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर सवालात उठा दिए। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यह है कि पार्लियामान खुद मुख्तार नहीं है, हमारी तो असेंबली ही कंप्रोमाइज है। जो पार्लियामेंट के मेंबरान बने बैठे हैं उनसे पूछे कि पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। नवाज शरीफ का कहना है कि ये सवाल वो उन लोगों से कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि विदन हाउस या पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाई जाए। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये कहा है कि वो इलेक्शन में होने वाली धांधली को नहीं मानते। इंसान का कोई जमीर भी होता है, उनका जमीर नहीं मानता। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर उन्हें शदीद अफसोस और दुख है। फिर मेरा ख्याल है कि हमें कोई तामुल नहीं होना चाहिए, कोई रेजिग्नेशन या तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए कि हम इन चीज़ों के खिलाफ जो है वो बरसरे तहकाम हों। तो मैं क्या पाकिस्तान में मैं पूछ रहा था कि जो कुछ हो रहा है तो सही, और इलेक्शनों में बात हो रही थी कि क्या इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो सही, उसको मान लें हम। मेरा तो कभी इसको नहीं करता और मैं इसी पे बात पे मैंने कहा था कि सियासत और वो सियासत वो इंसान का जमीर भी होता है, वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकल कर अपनों की गुलामी में आ गए। हम कोई फ्री सिटीजन तो नहीं है। आज आप पूछिए अपने आप से, आप पूछिए जरा, पूछ के देखिए आप जिस पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए हैं वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता लगता रहता है कि वहां उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है, वहां पर जो है ना वो दूसरे लोगों को आके ये डायरेक्शन देते हैं कि हाँ आज एजेंडा ये होगा, आज इस बिल पे ये वोटिंग होगी, फलां और ये होगा, कि फलां बिल को मंजूर करे, फलां बिल को देखे। तो ये सब जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है ना वो है सोचने वाली बातें ये कि हमने तो हमारी तो असेंबली भी अब। उन्होंने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, आज उन्हें उनके इन गुनाहों की सजा मिल रही है। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में भी सर नहीं झुकाया। तो नवाज शरीफ अपने पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान से खिताब कर इसकी तफसीलात आती जा रही। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ वो पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पोजीशन बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्हें उस वक्त लेनी चाहिए थी जब इलेक्शन के नतीजे सामने आए थे, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने अदालतों के सामने सर झुकाना बेहतर समझा। उनकी जमात और उनकी जमात समेत उन तमाम जमातों ने जो इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा रही थी, उन तमाम ने पार्लियामेंट में जाना और पार्लियामेंट को चलाना बेहतर समझा। नवाज शरीफ ने भी सजा के बाद जेल जाने को तरजीह दी। तो सवाल यह है, आज 2 साल बाद नवाज शरीफ वो पोजीशन क्यों ले रहे हैं जो पोजीशन वो 2 साल तक लेने से गुरेज करते रहे? क्या नवाज शरीफ ये समझते थे कि खान साहब ज्यादा देर हुकूमत नहीं चला सकेंगे या उनको लाने वाले उनसे मायूस हो जाएंगे, हुकूमत ज्यादा देर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी? लेकिन अब 2 साल बाद क्या नवाज शरीफ एक बार फिर ये महसूस कर रहे हैं
कि खान साहब और उनकी हुकूमत के हवाले से उनके अंदाजे दुरुस्त नहीं निकले, ना खान साहब की हुकूमत दबाव का शिकार होकर कोलैप्स कर सकी, ना उनको लाने वाले ये मानने को तैयार हैं कि तब्दीली का फार्मूला नाकाम हो गया। तो लगता यूं है कि नवाज शरीफ उनकी जमात ने यह महसूस कर लिया है या उन्हें इस बात का अदराक है कि मामलात इस तरह चलते रहे तो हाथ से निकल जाएंगे। और लगता यूं है कि फिल्म एक बार फिर वहीं से शुरू हो गई है जहां 2-2.5 साल कबल एक वक्फा आया था और एक नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था। जीटी रोड की सियासत का सफर दोबारा शुरू हो रहा है और तासुर यह बन रहा है कि एक तरफ रियासत और उसके इदारे हैं तो दूसरी तरफ वो सियासी ताकतें हैं जो ये समझती है कि उन्हें एक मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत साइड लाइन किया गया है। इन 2 सालों में मईशत बिगड़ गई, जीडीपी तबाह हो गई, महंगाई के तूफान आए, बेरोजगारी के सैलाब में अवाम आज भी गोते खा रहे हैं। तो बहुत कुछ बदल गया, तब्दीली के शौक में बहुत कुछ तब्दीली की लहर में बह गया। नहीं बदला तो हमारी सियासत नहीं बदली, हमारा तर्ज अमल और सोच नहीं बदली। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नवाज शरीफ की दरखास्त के हवाले से केस की समाअत करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ अवाम और हुकूमत को धोखा देकर बैरून मुल्क के साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ की जानिब से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने बरहमी का इजहार करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर बैरून मुल्क गए, मुल्ज़िम लंदन में बैठकर हंसता होगा। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि उन्हें वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं है। उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने की इजाज़त देना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारक खोकर की जानिब से आज एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई जिसमें यह बताया गया कि साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे वारंट्स की तामील के लिए दोबारा एवन फील्ड डिपार्टमेंट गए, ताहम एवन फील्ड डिपार्टमेंट पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की कौंसल ताशी के जरिए तामील नहीं हो सकी। कौंसल ताशी हसन नवाज के सेक्रेटरी वकार अहमद के फोन करने और दरखास्त पर दोबारा वारंट लेकर उनकी रिहाइशगाह पर गए थे, लेकिन किसी ने यह वारंट वसूल नहीं किए। जाती हैसियत में पहली बार जाने पर भी अताशी से किसी ने वारंट वसूल नहीं किए थे। जैसे मोहसिन कियानी ने इस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हुकूमत को और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की वजह से बाकी केस इल्तवा का शिकार है। हजारों केस जेर इल्तवा है। इस केस में हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जितनी कोशिश एक मुजरिम को वारंट पहुंचाने में लग रही है, इससे कई साइलीन को रिलीफ दिया जा सकता है। अदालत, हुकूमत, दफ्तर खारजा और हाई कमीशन मिलकर एक वारंट की तामील करा रहे। अदालत ने कहा कि यह रवैया इंतहाई शर्मनाक है। लंदन में मौजूद कौंसल अताशी का बयान वीडियो लिंक के जरिए लेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे और पिछली समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि नवाज शरीफ वारंट वसूल करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को आगाह कर दिया था। और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के हवाले से कल हुकूमत और काबीना ने यह फैसला किया कि उनको वतन वापसी लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी पर बात कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल कि हुकूमत क्या क्या इक़दाम कर सकती है और क्या बरतानिया से साबिक़ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान लाना मुमकिन है। वॉच वलीद इकबाल। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मिसालें मौजूद हैं जहाँ ट्रीटीज़ नहीं होती और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी मुख्तलिफ अदवार में प्रेसिडेंट फारूक लगारी के दौर में फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के साथ ट्रीटी नहीं थी, लेकिन फट हैंड ओवर करके भेज दिए लोग। ऐसा हुआ था पीपीपी गवर्नमेंट में और एक दो और मौक़ों पे हुआ है। पिनोशे का जहाँ तक ताल्लुक है, पिनोशे के जनरल पिनोशे पे इल्ज़ाम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का था, जेनोसाइड का था, नस्ल कुशी का था। और उस पर एक स्पेनिश मैजिस्ट्रेट थे बाल्थाजार गार्जोन, उन्होंने ऑर्डर पास किया था और वो क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बरतानिया उस वक्त आता था, बरतानिया उस ऑर्डर का पाबंद था
कि वो उनको हिरासत में लेके वहां मुकदमा चलाए। और एक्चुअली वहां तो चिली चाह रहा था कि जी उनके किसी साबिक सदर पे वहां मुकदमा ना चले, वो तो वापस मांग रहे थे कि जी हमें वापस दो। और सफारती सतह पर बरतानिया भी जान छुड़ाना चाह रहा था। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक मामला गया था, लेकिन यस इवेंचुअली ट्रीटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वापस भेज दिया। तो मिसालें मौजूद हैं। तो ये यकीनन पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अदलिया तो ऑलरेडी वारंट्स भेज चुकी है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की आमादगी बहुत जरूरी है और उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट। वैसे मियां साहब को खुद एहसास भी, अलग से मियां साहब को भी एहसास होना चाहिए पॉलिटिकली कि वो किस तरह से मतलूब हैं और वो नहीं आ रहे, और लीगली भी कि वो मफरूर करार पाएं और उनको सूट करता है पॉलिटिकली, ये कहलाना चाहते हैं ये अपने वोटरों के आगे, ये उनका फैसला है। आप अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ख्वाहिश ये है कि वो भी आ जाए तो बेहतर है। कायरा साहब, सवाल यह कि जब नवाज शरीफ पर गद्दारी के इल्जामात से उनके वोटर्स और सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मफरूर या इश्तिहारी का लेबल लगने से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये तो सोच का फर्क है। साहबान इक़्तिदार उन्हें मुजरिम और कसूरवार समझते हैं, जबकि हिज़्ब मुखालिफ वाले ये समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो इंतकामी कार्रवाई है। तो मुआशरे में इस सोच के हवाले से, इस सोच को लेकर बहुत बड़ी डिवीजन है, नुमाया तकसीम है। इसलिए इन इल्ज़ामात या इल्ज़ामात की वैल्यू क्या रह जाती है? नवाज शरीफ को जब जनरल मुशर्रफ ने बैरून मुल्क भेजा था, बकौल उस वक्त की हुकूमत के, नवाज शरीफ बाकायदा तहरीरी मुआहदा करके बाहर गए थे। तो बहुत से लोग ये कहते थे कि वो डर कर भाग गए, जेल बर्दाश्त नहीं कर सके, कमजोर और बुज़दिल लीडर है, भिगोड़े हैं, खौफ के मारे भाग गए। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नवाज शरीफ का वोट बैंक इंटैक्ट रहा, मौजूद रहा। 2008 में भी वो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, 2013 में तीसरी बार वज़ीर आज़म बन गए। तो सारे इल्जामात, सारी जो उनके ऊपर एलिगेशन थे, वो सारे सियासी नौयत के करार पाए। उसकी बड़ी वजह यही है, आज भी लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सियासत का हिस्सा है, और सियासत में कभी तख्त होता है, कभी तख्ता। तो ये कहना कि मफरूर या इश्तिहारी का लेबल लगने से किसी का वोट बैंक टूट सकता है या तोड़ा जा सकता है, वो कम से कम हमारे यहां दुरुस्त नहीं है। तो आखिरी बात यह है कि भेजने वालों को क्या ये मालूम नहीं था कि नवाज शरीफ जब लंदन चले जाएंगे तो उनको वापस नहीं लाया जा सकेगा, और उस वक्त तक नहीं लाया जा सकेगा जब तक वो खुद नहीं आना चाहेंगे। अब ये जो वापसी के इक़दाम और भागदौड़ की जा रही है, ये बिल्कुल जंगल के उस जानवर की तरह है जो गलती से बादशाह बन गया और एक मुश्किल आन पड़ी तो दरख्त की शाहों पर छलांगे लगाने के बाद बोला, नस्पाइते बड़ी की थी है, अगे जो अल्लाह दी मर्जी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, और एक आज और बड़ी आप खबर है कि फरदौस शमीम नकवी को वजीर आजम और अपनी हुकूमत पर तनकीद करना महंगा पड़ा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरदौस शमीम नकवी से प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम पर तनकीद करने पर, यानी हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से इस्तीफा ले लिया गया। इससे पहले तहरीक इंसाफ की एक पुरानी वर्कर उज़मा कारदार को भी खान साहब की निजी जिंदगी के हवाले से गुफ्तगू करने पर पार्टी से निकाल दिया गया था। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरदौस शमीम नकवी को भी पार्टी क़यादत को क्रिटिसाइज करने के जुर्म में, यानी चंद सवाल उठाने के जुर्म में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खान साहब अपनी जमात के लोगों की जानिब से तनकीद सुनना गवारा नहीं करते। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी क़यादत से कोई मुतालबा जुर्म है? फरदौस शमीम नकवी ने सिंध के मसाइल के हवाले से अपनी हुकूमत पर तनकीद की थी, क्या कहा था वो आप भी सुन लें। उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। सवाल यह कि वो जमातें जो जमहूरियत की दावेदार है, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने की दावेदार है, खुद जमहूरी होने के दावे करती हैं, वो ये जमहूरी रवैये अपनी जमात पर लागू क्यों नहीं करते? अब गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल का दावा ये है कि फरदौस शमीम नकवी ने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दिया है। इसका इस पूरे मामले का अखलाकियात से कोई तल्लुक है ही नहीं, तो फिर कौन सी अखलाकियात है जो यहाँ पे लागू हुई है? तो बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के
लोगों को ये समझना पड़ेगा। अभी तो एक और साहब ने उनको हटाया गया है। और आप कुछ दोस्तों की बात करते हैं, उनके पास भी एक बड़ी जबरदस्त खबर है, उस खबर पे खबर को देखते हैं, फिर उसका तबसरा और तजिया करते हैं, देखते हैं हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं। ये है कि अब दो चीजें आप ज़हन में रख लें। एक तो एक बहुत अफवाह है कि उनको किसी कीमत के ऊपर भी बरतानिया वापस नहीं करेगा। जी बिल्कुल, ये तो ये अफवाह है। मैं इसको उसकी अफवाह की बैकग्राउंड में बता देता हूं। प्लीज। वो खबर ये है कि 4 सफारत खाने, नाम नहीं लेते, वो 4 सफारत खानों के साथ इनके बड़े अच्छे राब्ते हैं और यही काम लंदन में हो रहा है पिछले दरवाजे से। मियाँ साहब मुसलसल गैर मुल्की सिफारतकारों से और उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल जिनको एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहा जाता है, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और ख़बर ये है कि ये जितना कुछ भी इस वक्त वो हमलावर हुए हैं, इनको बड़ी शय हासिल है कि जनाब आप फिक्र न करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके पीछे क्योंकि 4 सफारत खाने और उसके पीछे यहाँ पे कोई इस तरह की मसाला तैयार किया जा रहा है मूवमेंट का, जैसे 77 का था। उसमें कुछ मजहबी रंग दिया जाए, उसमें पॉलिटिकल रंग दिया जाए, उसमें एथनिक रंग दिया जाए, सारों को मिला के तो किया जाए, उस तरह की कोई चीज़। एक बड़े पुरानी कहावत है, नया जाल लाए पुराने खिलाड़ी। तो लगता यूं है कि हुक्मरान जमात का हमायती मीडिया अपोजिशन की तहरीक को या उसके ताने बाने गैर मुल्की या आलमी एस्टेब्लिशमेंट से मिलाने की कोशिश कर रहा है और नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां तैयार की जा रही हैं। अब सवाल ये है, बिलफर्ज अगर मान लिया जाए कि नवाज शरीफ गैर मुल्कियों से मिल रहे हैं या उनसे दूसरे ममालिक के लोग मिल रहे हैं, ये 4 मुल्क कह रहे हैं, तो वो कौन से 4 ममालिक हैं जो मियाँ साहब से राब्ते में हैं और उन्हें हलाशेरी दे रहे हैं? तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये भी है कि दुनिया में कोई से 4 मुल्क ऐसे हैं जो खान साहब के मुकाबले में हमारी अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब खान साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि दुनिया उनके खिलाफ हो गई है? नवाज शरीफ ने तो भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला था, एक ब्लॉक तोड़कर नया ब्लॉक बनाने चल पड़े थे, खित्ते में बहुत बड़ी डिवीजन हो गई थी। अब खान साहब ने तो गलती से भी इस तरह का कोई काम नहीं किया, बल्कि उनसे तो शिकायत यही है कि कोई काम किया ही नहीं। तो फिर वो 4 ममालिक हमसे नाराज क्यों हैं? अब हुकूमत का ये दावा कि नवाज शरीफ की वजह से हम तन्हाई का शिकार हो रहे थे और जब से नवाज शरीफ को रुखसत किया गया है, वो जो दोस्त मुल्क हमसे नाराज थे वो हमारे वापस दोस्त बन गए, तो हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी जबरदस्त हो गई है, कामयाब खारजा पॉलिसी, दुनिया हमारे साथ है। लेकिन उनका हमायती मीडिया ये कह रहा है कि ये बात गलत है। 4 ममालिक के सफीर नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। तो चले हाइपोथेटिकली इस बात को अगर तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर खारजा पॉलिसी के कामयाबी का दावा तो गलत हो गया। अब इसमें 4 में एक तो भारत होगा, क्योंकि नवाज शरीफ के ताने बाने मिलाए जाते हैं वहां से, तो उसको काउंट न करें, जिनसे हमारी रवायती दुश्मनी है। इनके अलावा कौन सा मुल्क ऐसा है जो खान साहब की हुकूमत गिराने चल पड़ा है? तो मसला सिर्फ तोता कहानियों का है। अवाम को तोता कहानियां सुना सुना कर बेवकूफ बनाया जाता है और बाल की खाल निकाल कर इसलिए परेशान किया जाता है ताकि हकायक जो है वो उन पर पर्दा डाला जा सके। और पीटीआई की बहुत ही सीनियर वर्कर भी हैं और पार्लिमानी अमूर की निगरान भी है पार्लियामेंट के अंदर, दिलीप बात बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, देखते कि वो क्या फरमाती है। अंजलीब साहब, बात हो रही है कि अब इस मामले को सेटल किस तरह करना चाहिए। क्या हुकूमत के हवाले से कोई ऐसा प्लान है कि इसी ऑपोजिशन के साथ बैठ के नेगोशिएट किया जाए, जो ये इनकी डिमांड्स हैं उनको सुना जाए, या इनको एब्सोल्युटली इग्नोर कर देना है? देखिए, एक बड़ी क्लियर बात है, नंबर 1 कि इदारे बहुत अच्छे होते हैं जब इदारे इनको हेल्प करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं। ज़ियाउल हक का इन्होंने कहा जी मैं मिशन आगे लेके जाऊंगा, मुशर्रफ को इन्होंने बिल्कुल, जब मुशर्रफ ने वापस लाया सारा कुछ इन्होंने माफ कर दिया। और अब चूंकि इदारे या हम क्या बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे एनआरओ में और इनकी सारी चीजों को एक्सपोज करें, ये वही केसेस हैं जो 10 साल पहले एक दूसरे पे इन्होंने किए हुए हैं लेकिन दबा दिए थे। उस वक्त फिर इदारों पे अटैक करते, आपको याद होगा कि इन्होंने वो जो आए थे, ये मुझे क्यों निकाला, 5 बुत जो जज थे उनको कहा 5 बुत मैं उखाड़ के फेंक दूंगा बाहर, आपको याद होगा। इसीलिए अब ये
ये जो क्योंकि इनकी करप्शन अब नहीं छुप रही, जो कि पहले इन्होंने छुपा ली थी और भाग गए थे बाहर, इस वजह से इनको सारा मसला पेश आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, जब फैटअप में इन्होंने इतना कुछ किया, प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े होकर कहा, मैं इनकी हर बात सुनने को तैयार हूं, हर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, सवाए करप्शन के। ठीक। और वो ये कहते हैं कि जी हम करप्शन के अलावा, केसेस के अलावा, हमने सारे 2 साल गुजारे। और अंतरिम साहब, अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए तो क्या होगा? ये मैं इनको बिल्कुल देने चाहिए इस्तीफे। खान साहब के बारे में तो तासुर यही है कि खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है। अगर इस तरह में देखा जाए तो खान साहब ने अगर ये कहा कि अपोजिशन इस्तीफे देगी तो हम इलेक्शन करा देंगे, तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो मेरा गुमान ये है कि वो इस्तीफे उसी तरह कबूल नहीं होंगे जिस तरह तहरीक इंसाफ ने पिछले दौरे हुकूमत में असेंबली से इस्तीफे दिए थे और स्पीकर साहब ने इस्तीफे लेके अपने पास रख लिए थे और इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो अब भी स्पीकर ये काम कर सकते हैं, अपोजिशन इस्तीफे देगी, स्पीकर साहब अपने पास रख लें। तो पिछले दौरे हुकूमत की एक मिसाल हमारे सामने है कि इस्तीफे देके तहरीक इंसाफ वाले पार्लियामेंट से बाहर बैठे रहे और जब पार्लियामेंट में वापस आए तो अगले पिछले तमाम वाजिबात भी वसूल कर लिए, यानी तनख्वाह और पूरे वाजिबात ले लिए। और हो सकता है कि खान साहब के ज़हन में वही फार्मूला हो, क्योंकि खान साहब भी दूसरे पॉलिटिशियन से सीख ही रहे हैं। उनके ज़हन में ये हो कि अपोजिशन इस्तीफा देगी नहीं, और अगर देगी तो मंजूर नहीं करेंगे तो असेंबली चलती रहेगी। अब असेंबली चलती है या नहीं चलती ये बात का सवाल है। तो खान साहब के ख्याल में अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट चलाना ज्यादा आसान होगा, यानी फार्मूला वही है कि सुंजिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में बिल्कुल नैरो मार्जिन है हुकूमत का और अपोजिशन का वोटों का, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में असेंबली से लोग इस्तीफा दे दें तो फिर असेंबली कोलैप्स हो सकती है। इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं होता। तो और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं दे रही बल्कि सड़कों पर निकल रही है, जिससे कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो जाएगा। तो फिर काट की हड्डियां को बीच चौराहे फूटने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों तरफ से अभी सूरत हाल यही है। खान साहब ये समझते हैं कि अपोजिशन अभी ब्लफ कर रही है और अपोजिशन को भी ये इल्म है कि खान साहब इलेक्शन तो करा नहीं सकेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत हैं। शाहिद खान अब्बासी भी आज नैब के सामने पेश हुए और उनके साथ भी नैब के मामलात में क्या हुआ देखते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत से आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं इरशाद भट्टी। देखते हैं कि वो क्या तजिया फरमा रहे हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत को एनालाइज कर रहे हैं तजिया निगार इरशाद भट्टी। अच्छा, मफामत की सियासत कर रहे हैं। इस मफामत की सियासत के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? मरियम नवाज साहबा। सवाल ये भी आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? आप और मियां साहब का कौन सा बयानिया है जो इतना भारी है कि उठाया नहीं जाता? मुश्किल वक्त आता है तो ये बयानिया जद्दा सरूर पैलेस चला जाता है, मुश्किल वक्त आता है तो एवनफील्ड लंदन पहुंच जाता है ये बयानिया, मुश्किल वक्त आता है शहबाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इस बयानिए को जमानत दे देते हैं, मुश्किल वक्त आता है नवाज शरीफ हुसैन को कहते हैं कुरान लाओ और सबसे कुरान पर हलफ ले लिए जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है साल भर ट्विटर खामोश हो जाता है, मुश्किल वक्त आता है हाय 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 तो मियां साहब खुद भी खामोश हो जाते हैं। कहीं फंस जाओ, कहीं हाथ ना पकड़ाए, सब कासद नाकाम हो जाएं, कहीं फंस जाएं, कहीं कोई हाथ ना पकड़ाए, सब कासद नाकाम हो जाएं तो फिर शहबाज शरीफ साहब की मफामत काम आए। देखिए फिर और अगर शहबाज शरीफ साहब की सियासत दी एंड हो जाए तो फिर इनकलाब जिंदाबाद, मजामत जिंदाबाद, सिविलियन बालादस्ती जिंदाबाद, कोर्ट को इज्जत दो जिंदाबाद, सॉरी कोर्ट को नहीं वोट को इज्जत दो जिंदाबाद। असल बात यह है कि शहबाज शरीफ फैमिली, इसमें कोई शक नहीं कि तंग है, वो समझ रहे हैं कि सारा कुछ हम भुगत रहे हैं। बिलाशुबा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज में गद्दी नशीनी की जंग है, बिलाशुबा अंदर खाने बड़े रोले हैं, मगर पिछले 30-40 साल से जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया है इनकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। ये गुड काप बैड काप का खेल है, ये राम श्याम फिल्म है,
ये नत्था सिंह एंड प्रेम ठीक है। सिंह वन एंड सेम अच्छा। थिंग है। आज तजिया निगार ताने इस तरह देते हैं जैसे एक सास बहू को ताने देती है, पूरा कच्चा चिट्टा खोलकर बैठ जाते हैं। और ताने भी वो दिए जाते हैं जिनका बहू से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी को कपत्ती सास न दे। अब ये तो लाइटर नोट पर था, इसका इस क्लिप से कोई ताल्लुक नहीं। मसला क्या है? मसला ये कि नवाज शरीफ की सियासत और शहबाज शरीफ की सियासत में लोग बरसों से फर्क ढूंढ रहे हैं और कई सालों से दूरबीन लेकर बैठे हैं कि किसी तरह यह साबित किया जा सके कि दोनों की सियासत का मिजाज अलग है। अब सवाल ये है कि अगर मिजाज अलग है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सियासत में अहमियत तो नजरिए और अहदाफ की होती है, टारगेट की होती है, या फिर तरीकेकार की होती है। अगर तरीकेकार की बात की जाए तो तरीकेकार सबका यही है कि किस तरीके से इक़्तिदार तक पहुंचना है। तो इक़्तिदार का असूल सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट होता है। अब जिसको इक़्तिदार मिल जाता है तो वो ये कहता है जनाब उसका नजरिया जीत चुका है, वो ये बावर कराता है कि वो नजरिए की वजह से इक़्तिदार में आया है, हालांकि वो तरीकेकार की वजह से इक़्तिदार में आया होता है। तो इख्तलाफ इस बात पर नहीं कि इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए मुफाहमत का रास्ता ठीक है या मज़ामत का रास्ता ठीक है। इख्तलाफ तो उस तरीकेकार से है जिस तरीकेकार से कुर्सी या इक़्तिदार हासिल किया जाता है। तो बदकिस्मती से या जो भी कुछ से कह लें, हमारे यहाँ एक ही रास्ता है और उस रास्ते को बहुत से लोग मुफाहमत का रास्ता कहते हैं कि जिनसे सारे खुश रहें, इदारे भी खुश रहें, लोग भी खुश रहें, उनसे बनाकर रखें, किसी बात पर इख्तिलाफ ना करें। यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, इस फार्मूले पर अमल करें तो फिर कपत्ती सास के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे, वरना सस कपत्ती बुड़बुड़ कर दी रोटी सड़ सड़ जावे। और आज के लिए इतना इस खबर के साथ कि पेट्रोल जो है अगले 15 दिन में महंगा नहीं हो रहा। ऑगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.50, हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹2 फी लीटर कमी की तजवीज़ दी थी, जबकि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करने का फैसला किया है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.40 कमी का फैसला किया। तो अच्छी खबर ये है कि किसी हद तक यानी इन हालात में आज ये साया ऑफ रिलीफ है कि अगले 15 रोज़ के लिए आपको पेट्रोल इसी कीमत पर मिलेगा जो अभी मिल रहा है। और ये भी बहुत ज़्यादा कीमत है, आलमी मंडी में इससे कहीं ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है। लेकिन चले हुकूमत ने फैसला किया कि कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी तो इसको भी इन हालात में रिलीफ समझे कि नीमत समझे। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।